इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। आज फिर हमारे साथ है जापान से हाफिज अमजद आरिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नसीर साहब क्या हाल चाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आए और चाहे पहला इंटरव्यू दिया, पैगाम आने शुरू हो गए। लोगों ने ये भी लिख दिया है अभी भी शादी होते जापान करा दे, वैसी मोचा करिए। तो क्या शादी करना इतना आसान है जापान में? देखें, ये तो डिपेंड करता है बंदे के अपने गेट्स हों तो फिर ठीक है, हो भी जाती है। बातों को हमने देखा है कि उन्होंने बहुत जल्दी करे, नाकाम भी रह जाते हैं। तो अक्सर क्या ये नहीं मैं पूछता कि सबको ये तरीका बताए कि ना ये सलाम करती हैं बच्चियां या बच्चे या क्या देखते हैं तो पाकिस्तानियों में मोदी की तरफ उनका रुझान हो जाता है। देखें नसीर साहब, जो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए तो शुरू में तो अपने ज़ाती तल्लुकात होते हैं, तो वो शादी कर लेते हैं। लेकिन बाद जो है वो बाद में मुखलस भी होती हैं इस्लाम के साथ। ऐसे केसेस भी हैं कि उनकी लहदगियाँ हो गई लेकिन उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। और बाद होते हैं कि वीज़े लेते हैं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई दूसरे भी कि वीज़ा लिया, परमानेंट रेजिडेंस मिला और उसके बाद फिर उन्होंने अलहदगी कर ली। ऐसे केसेस भी होते हैं। हादसाती तौर पर हो जाए या कोई और बात बन जाए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यह है कि हो जाती हैं अलहदगियाँ भी। अच्छा, तो मजहबी तौर पे ये कैसे लोग हैं? कौन सा मजहब है जापान में? ईसाइयत है या ये बैरिया है या बुद्धिस्ट है या ईसाई? कोई बताइएगा जापानी मुआशरे के बारे में। इनका बेसिक तो जापान में जो मज़हब है वो बुद्धिस्ट है, लेकिन वो भी बराए नाम है। जब क्रिसमस आएगी तो आपको लगेगा कि जैसे जो है वो ईसाई हो गया हुआ है। हर जगह पे क्रिसमस लाइट्स, ये बल्कि बहुत पहले की बात है तो हमारे यहाँ पे एक मुरब्बी साहब होते थे, मकफूर मुनीब साहब। उन्होंने एक बहुत बड़े उन्होंने बताया कि बहुत बड़े एक डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था, उससे मुलाकात हुई। तो उससे पूछा, आपका मुल्क ईसाई तो नहीं है लेकिन क्रिसमस के मौका के ऊपर ऐसा कि जैसे आप ईसाई हैं। तो वो कहने लगा कि हम तो बिजनेसमैन हैं, कल को अगर इस्लाम जो है यहाँ पे पॉपुलर हो जाए तो आपको जो इस्लाम के जो ख़ास दिन है उस पर ऐसे लगेगा जैसे सारा जापान जो है वो मुसलमान है। छूट का शिकार है जिस तरह आम पूरी दुनिया में आपस में फैमिलियां, खानदान, बीवी, बच्चे, क्या शरा है वहाँ? और फिर भी तरक्की कर रहा है मुआशरा भी, फूट फूटते। अगर पहले बताए मुआशरे का, फिर मैं सवाल करूँगा। जी, यहाँ भी जो यूरोप की तरह वही सिलसिला, शादियाँ नहीं करते, अगर करते हैं तो काफ़ी देर से करते हैं। और फिर ये भी है कि की शरह भी चल रही है, काफ़ी है इनका। तो बच्चों की क्या शरह है? ये चाइना की तरह ये भी अपनी पैदावार बढ़ाते जा रहे हैं या यूरोप की तरफ कंट्रोल किया हुआ है? जी, जापान गवर्नमेंट तो अप्रिशिएट कर रही है कि जनाब बच्चे पैदा हों, लेकिन यहाँ का जो जिस तरह की महंगाई चल रही है, लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक बच्चा, दो बच्चे, ये एवरेज है यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि बच्चे पैदा हों, लेकिन यूरोप जिस तरह आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को सहूलतें देती है, यूरोपियन ममालिक, जापान की गवर्नमेंट उस हद तक नहीं देती। अच्छा, इसके बच्चों की पैदाइश पे पैसे या तालीम और तरबियत कब तक जापानी हुकूमत एक खर्चा उठाती है इनका या बेरोजगार का? बेरोजगारी का तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, इनका कोई आसान नहीं है। लेकिन तालब इल्मों को यहाँ पे मिडल तक स्कूल जो तालीम जो है वो फ्री है। और लंच बॉक्स भी जो है वो स्कूल से मिलता है। मिडिल स्कूल में जो है वो खाना के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत बुरा इनाम है। नहीं, तो तालीम का कि
मकतब वगैरह या दूसरी कब तक यूनिवर्सिटी तक 27 साल तक फ्री है पढ़ाई? अगर कोई जी नहीं, सिर्फ दे सकता है। सिर्फ मिडल तक जो है वो फ्री है, और उसके बाद जो है फिर डिपेंड करता है कि आप कौन जा रहे हैं, उसके ऊपर बहरहाल इनकी फीसेस वगैरह हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो हैं वो ज़हीन है, इंटेलिजेंट हैं, तो उसके ऊपर जो स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, उनकी फीसें जो है काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। लेकिन मिडल तक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उसके बाद फिर वो यूरोप की तरह स्टूडेंट लोन हाँ जी, वो फिर वापस करना पड़ता है। जी वापस करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गया जापान के मुआशरे का। अब हम चलते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी का दिल आजकल पाकिस्तान के हालात की तरफ है। तो बताइएगा कि क्या सोचते हैं कि कभी ये भी वक्त आना था कि जो एक ज़राई मुल्क है, वहाँ लाइनों में लग के हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग रुल गए हैं आटे की खातर, और क्या किया जाए? देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, शुक्र भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक अच्छी जगह पहुंचाया है जी पूरी दुनिया में जितना भी। तो क्या आपका रद्द अमल है? हम जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपको यूरोप में भी इस बात का तजर्बा होगा, हमें जापान में भी तजर्बा है। जहाँ तक तो है कि कौम मेहनती है, पाकिस्तानी लोग मेहनती हैं, जहाँ भी जाते हैं मेहनत करते हैं, और मेहनत करके कमाते हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक तल्ला है, मेरे ख्याल में वहाँ पे प्लानिंग का फुकदान है। मिसाल के तौर पे, एक साल गंदम की फसल अच्छी हो जाए तो सारे गंदम की तरफ शुरू हो जाते हैं, गन्ने की फसल अच्छी हो जाए तो गन्ने की तरफ चले जाते हैं। अगर इलाके तकसीम किए गए हों कि इस इलाके में गंदम उगानी है, इस इलाके में गन्ना उगाना है, इस इलाके में कपास उगानी है, तो जितना पाकिस्तान का रकबा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे कभी भी फूड क्राइसिस आए। और जो इस वक्त वहाँ पे महंगाई का हाल है, अगर प्लानिंग की, मेरे ख्याल में आधी जो है वो कीमतें नीचे आ सकती हैं। अच्छा, कभी बड़ी आपने ये बात पता की कह दी कि बल्कि बरामद कर, ये दरामद भी कर सकते हैं। तो लेकिन कहाँ सियासी तौर पे या इनका कोई प्लानिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो लोग मुल्क छोड़ चुके हैं जिन्होंने ऐसा प्लानिंग करनी होती है, या उन लोगों से हुकूमत या हमारा मुआशरा या हमारे उलमा जो भी करता धरता है वो फायदा नहीं उठाना चाहते, जो ज़हीन लोग हैं? बहुत सारे मजहबी फैक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी जो है वो जिस तरह की दुनिया में सारी जगह ही होता है कि जागीर हो या सरमायादार, वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि अगर प्लानिंग थोड़ी सी मिल जाए, वहाँ पे जो हमारे बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, हर दौर की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसको अभी पाकिस्तान में होता था, तो एक ज़राअत के वज़ीर थे, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, और टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो किसी ने सवाल किया कि सर क्या वजह है कि पाकिस्तान में फसलें उस तरह नहीं होती जिस तरह के दूसरे ममालिक में होती हैं, कि मसलन 1 एकड़ में इतने मन गंदम होनी चाहिए, इतने मन चावल होने चाहिए, तो इसकी क्या वजह है? तो वो वज़ीर मौसूफ ने जवाब दिया कि बात यह है कि गवर्नमेंट पानी से बिजली निकाल लेती है और फोका पानी मुहैया करती है, तो उसमें क्या क्या फसलें उगेंगी? तो जब ये हाल हो तो फिर प्लानिंग कौन करेगा? नाज़रीन, हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, तो फिर और बातें